देश में एक बार फिर से जनगणना होना है, यानी कि लोगों की गिनती। जी हाँ, देश में लोगों की गिनती होनी है। वैसे ये होना तो साल 2021 में ही था, क्योंकि हर 10 साल बाद जनगणना होना होता है, लेकिन कोरोना की वजह से टल गया था। अब गृह मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की माने तो साल 2027 में जनगणना होगी। लद्दाख समेत 4 पहाड़ी राज्यों में जनगणना अक्टूबर 2026 में होगी। देश के बाकी हिस्सों में मार्च 2027 से जनगणना की जाएगी। जनगणना में पूरे देश भर के पॉपुलेशन समेत कई सारे आंकड़े जुटाए जाएंगे। इस काम में लाखों कर्मचारी जुटेंगे। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जनगणना की जरूरत क्या है, इससे देश को क्या फायदा मिलेगा, सरकार को इससे क्या फायदा मिलेगा, इतने बड़े देश में एक एक लोगों की गिनती कैसे की जाएगी, सरकार क्या क्या आंकड़े जुटाएंगे। सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना क्या है। जनगणना जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जन यानी लोग, गणना मतलब गिनती, यानी कि देश में रहने वाले लोगों की गिनती की जाती है। जनगणना में देश की आबादी के बारे में तो पता लगाया ही जाता है। इसके अलावा धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता, शिक्षा का स्तर, इकोनॉमी के बारे में भी जानकारी जुटाई जाती है। कुल मिलाकर जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती का पता करना नहीं होता है, ये देश का सही आईना होता है। इसी के आधार पर सरकार योजनाएं और नीतियां बनाती है। जी हाँ, सरकार इसी गणना के आधार पर नीतियां और अपनी जो योजना है वो बनाती है। आसान भाषा में कहे तो जैसे डॉक्टर किसी जांच के जरिए बीमारी की जानकारी जुटाती है, ठीक वैसा ही समझिए कि जनगणना एक तरह की जांच है, जिससे सरकार को पता चलता है कि कहां किस चीज में सुधार करने की जरूरत है। जनगणना में पूछे गए सवाल एक टेस्ट किट की रूप में होता है। अब बात करते हैं जनगणना क्यों जरूरी है। जनगणना देश के लिए बहुत जरूरी है। इसके आधार पर कई तरह के पॉलिसी बनाई जाती है। केंद्र सरकार राज्य और जिलों को आबादी के आधार पर ही अनुदान देती है, जैसे सब्सिडी, राशन, शिक्षा से लेकर ग्रामीण विकास तक। मंत्रालय स्कूलों, पीएचसी और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जनगणना का ही सहारा लेते हैं। जनगणना सीधे तौर पर नीति और राजनीति को प्रभावित करती है। इसी जनगणना से निकली आबादी के अनुसार लोकसभा और विधानसभा सीटें भी तय होती है। जी हाँ, लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए यह तय है कि कितनी जनसंख्या पर एक लोकसभा या विधानसभा की सीट देनी है। योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने के लिए सरकार जनगणना के डेटा का ही इस्तेमाल करती है। भारत में आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। 2025 में भी हमारा देश साल 2011 के जनगणना के सहारे चल रहा है, यानी कि हमारा देश 14 साल पुराने डेटा पर काम कर रहा है। सभी नीति और योजनाएं साल 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही बनाई जा रही है। साल 2011 की जनगणना में भारत की आबादी 121 करोड़ थी। साल 2025 तक भारत की पॉपुलेशन में काफी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अंग्रेजों के काल की बात करें तो अंग्रेजों के काल में आखिरी जनगणना साल 1941 में हुई थी। आजादी के बाद भी भारत में जनगणना चलती रही। साल 1948 में जनगणना अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत देश में समय समय पर जनगणना करना अनिवार्य कर दिया गया। आजाद भारत में पहली बार जनगणना 1951 में हुई। 1951 की जनगणना के अनुसार उस समय देश की आबादी 36 करोड़ 10 लाख से ज्यादा थी। उस समय देश की साक्षरता दर 16.67 थी। साल 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। देश में आखिरी जनगणना की बात करें तो साल 2021 में हुई थी। साल 2011 में पहली बार देश में बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जुटाई गई। पहली बार भारत और बांग्लादेश ने एक साथ बॉर्डर पर जनगणना की। भारत ने साल 2011 में पहली बार ट्रांसजेंडर को आबादी की एक अलग कैटेगरी के रूप में गिना। साल 2011 में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई गई थी। इसमें कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आइए अब जानते हैं जनगणना कैसे की जाती है। जनगणना को पूरा करने के लिए 30 लाख कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसमें से गणना करने वाले ज्यादातर लोग स्कूल टीचर होंगे। इसके अलावा जिला और उप जिला स्तर पर जनगणना में मदद करने वाले 1 करोड़ 20 लाख ट्रेनर होंगे। इन कर्मचारियों को घर घर जाकर जानकारी जुटानी होती है। ये लोग सरकार की तरफ से मिले पहचान पत्र साथ लेकर चलते हैं। ये कर्मचारी लोगों से सवाल पूछते हैं, मिले जवाबों को फॉर्म में भरे जाते हैं। इस तरह से डेटा इकट्ठा हो जाता है। जनगणना का पहला फेज लोगों की गिनती को लेकर नहीं है। इस फेज में
घरों की गिनती और घरों में रहने की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाती है। जनगणना करने वाले कर्मचारी हर बिल्डिंग में जाते हैं, लोगों से उनके आवास के प्रकार, पानी का सोर्स, शौचालय की पहुंच, खाना पकाने का ईंधन, बिजली, टीवी और गाड़ी जैसी तमाम संपत्ति को, वाहन के स्वामित्व जैसे संपत्तियों को नोट करते हैं। ये डेटा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने में मदद करता है। बात फेज 2 की करें तो फेज 2 में देश में रहने वाले हर शख्स की गिनती की जाती है। जनगणना करने वाले कर्मचारी इस फेज के लिए अपने साथ सवालों से भरा एक फॉर्म लेकर चलते हैं। इसमें व्यक्ति से जुड़े कई सारे सवाल होते हैं। इसमें नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म और मातृभाषा, इन दोनों फेज के होने के बाद महीनों की मेहनत का नतीजा सामने आएगा। देश में आबादी समेत अन्य चीजों से जुड़ी नई जानकारियां मिलेंगी। इसके आधार पर ही देश में नीति और योजनाएं बनेगी। साथ ही इसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन शुरू हो सकता है। देश में कई सारे सीटें बढ़ने की संभावना है। उम्मीद है कि जनगणना को लेकर आपके मन में जो सवाल होगा उसका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल छूट गया हो या बच गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।